एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज अभी देखो, अभी आप लोगों आज का हमारा टारगेट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। लिटरली वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस इन 1 आवर या उससे कम टाइम में हमें कंप्लीट करना है। तो मैं हर एक पेज के लिए 5-5 मिनट का या 10-10 मिनट का टाइमर लगा के चल रही हूँ। उस हिसाब से हम हर एक पेज को उड़ाते जाने वाले हैं। आप लोग अपना एनसीईआरटी ले लो, आप लोग को जो हाईलाइटर ले लो, जो लेना है ले लो, या पेन या पेपर ही लेके बैठ जाओ यार, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते जाना बस। नाउ एनिमल अक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस, ओके, लाइक Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट और बहुत सारे आयंस अक्यूमुलेट करते हैं। क्यों अक्यूमुलेट करेंगे? क्योंकि अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है एंड बाय द मीन्स ऑफ एक्सेसिव इंजेशन। अभी ये आपको याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है? द नाइट्रोजिनस वेस्ट, ओके। द नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सा है? कॉमन नाइट्रोजिनस वेस्ट आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। दीज आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल, ओके। अमोनिया इज द मोस्ट, अभी इसका ना ये जो पूरा है इसका मैंने आपके लिए सीधा, मतलब ये पूरे का मैंने आपको इजी पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा एक टेबल फॉर्मेट में लाई हूँ, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में। अब देखो, सबसे पहले तो क्या है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट। वी हैव अमोनिया, वी हैव यूरिया एंड वी हैव यूरिक एसिड, ओके। द एनिमल हु विल एक्सक्रीट द अमोनिया, ओके। देखो, अभी जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजिनस फॉर्म, उसको बोलेंगे हम अमोनोटेलिक एनिमल्स। जो एक्सक्रीट करेगा यूरिया, उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक एनिमल्स। एंड जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेगा अपने बॉडी में से, उसको बोलेंगे हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यूरिकोटेलिक, तो हम ह्यूमंस कौन से हैं? वी ह्यूमंस आर 100% यूरिया, ओके। वी एक्सक्रीट यूरिया, वी आर यूरियोटेलिक, ओके। तो अमोनिया, देखो सबसे डेंजरस कौन सा होता है, टॉक्सिक सबसे होता है अमोनिया, ओके। देन लेसर टॉक्सिक इज यूरिया, okay, and then least toxic is the uric acid, okay. So ammonia is the highest toxicity, then urea has the less toxicity, then ammonia, and then uric acid has the least toxicity, okay. Agar ammonia is highest toxic, okay, then it will require very large water for its excretion also, okay. It is less than ammonia, the toxicity is less than ammonia, so here the water requirement will be also less than ammonia, and here it is least toxic, hence the water requirement while excretion is also least, okay. These are all NCERT lines, okay. Then we have mechanism of excretion. कैसे excrete करेगा ये? Directly by the diffusion through body surfaces or through gill surfaces in fishes as ammonium ion, directly by the gill surfaces or body surfaces through ammonium as a ammonium ion, okay, directly by the body surfaces or gill surfaces इन द फॉर्म ऑफ द अमोनियम आयन। अभी देखो यूरियोटेलिक में आपको ये याद रखना है कि डायरेक्टली नाइट्रोजनस फॉर्म में यूरिया नहीं बनता, पहले अमोनिया बनता है, क्योंकि हमें पता है हम ह्यूमंस यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो ऐसे याद रखो कि हम ह्यूमंस को पता है कि अगर हम अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होगी, हम लोगों को बहुत वाटर वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को पहले लीवर के पास भेजते हैं, लीवर को बोलते हैं कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करो, फिर यूरिया को ब्लड में भेजते हैं और ब्लड को किडनी में भेजते हैं और किडनी इसको एक्सक्रीट करती है। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस। देन वी हैव यूरिकोटेलिक इन द फॉर्म ऑफ द पेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ द पैलेट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ द पेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ द पैलेट, ओके। अभी एनिमल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से। इसमें है बोनी फिशेस, okay, so here the animals will be the bony fishes, okay, aquatic insects and aquatic amphibian। याद रखना है इसमें सब aquatic होगा और bony fishes होगा। तो aquatic amphibian होगा, aquatic insect, okay, aquatic याद रखना है, aquatic insect, aquatic amphibian और bony fishes। इसमें क्या आएगा, marine fishes, और हम mammals, हम आएंगे, ठीक है, mammals आएगा, marine fishes आएगा, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। इसमें एक्वाटिक था ना, इसमें टेरेस्ट्रियल आएगा। इसमें क्या आएगा, टेरेस्ट्रियल आएगा। क्या आएगा टेरेस्ट्रियल में? एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, ओके। इसमें क्या आएगा, उड़ने वाले सब, बर्ड्स। इसमें क्या आएगा, इंसेक्ट। इसमें भी इंसेक्ट थे बट एक्वाटिक इंसेक्ट थे। इसमें रेप्टाइल्स आएंगे, ओके। इसमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। इसमें एम्फीबियन आएंगे जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है। इसमें मरीन फिशेस, मैमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, ओके। एंड यू अंडरस्टूड ना दिस, ओके। नाउ अभी मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ गया है। अभी आप लोग ये अच्छे से पढ़ सकते हो, मैं अभी इस पर वापस टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। मेनी बोनी फिशेज, एक्वाटिक एम्फीबियन एंड एक्वाटिक इंसेक्ट आर अमोनोटेलिक इन नेचर। टेबल के फॉर्म में बता दिया था। अमोनिया एज इट इज ऑलरेडी सॉल्यूबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन
across the body surfaces and through the gill surfaces, again table में लिखा हुआ है as ammonium ion. Kidneys do not play any significant role in its removal. Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for the conservation of water. Mammals, many terrestrial amphibians, okay, like frog and marine fishes mainly excrete urea and are called as ureotelic animals. Ammonia produced by the metabolism is converted into urea in the liver of this animal and released into the blood, which will be filtered and excreted out by the kidneys. Again done. Some amount of the urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain the desired osmolarity. Reptile, bird, land snails and insect excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of the pellet or plate. Okay, corn, birds, insects and reptiles and land snails. Okay, land snails, birds, insect, reptiles. See, everything is mentioned here. Okay, everything is mentioned in this table. Please go through this table. Now next is excretory organ. See, अभी 5 मिनट हुए हैं and we have done only first paragraph. Okay, only one page is done almost. Now excretory organs. अभी excretory organs में आप लोगों को NCERT यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन करेगी. NCERT सीधा सीधा क्वेश्चन करेगी कि ह्यूमंस में क्या होता है, किडनी. इन वर्टिब्रेट्स व्हाट वी हैव एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वी हैव किडनी. ओके, वैसे ही प्लैटीहेलमिंथिस, रोटिफर्स, सिफेलोकॉडेट एंड सम एनिलीड्स, इनमें क्या होता है, फ्लेम सेल्स या प्रोटीनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल इज प्रेजेंट इन प्लैटीहेलमिंथिस, रोटिफर्स, सिफेलोकॉडेट्स लाइक एम्फिओक्सस एंड सम एनिलीड्स. मोस्टली एनिलीड्स जैसे अर्थवॉर्म्स में क्या होता है, नेफ्रीडिया. इसमें क्या है, प्लैटीहेलमिंथिस, रोटिफर्स, मेरे साथ साथ लर्न करते जाओ. प्लैटीहेलमिंथिस, रोटिफर्स, सिफेलोकॉडेट्स एंड सम एनिलीड्स. ओके, प्लैटीहेलमिंथिस मोस्टली इसमें क्या याद रखना है आपको, CPR. इसमें याद रखना है आपको CPR. ओके, सिफेलोकॉडेट्स, CPR देते हो ना आप लोग. प्लैटीहेलमिंथिस एंड रोटिफर्स. ओके, रोटिफर्स ये आपको याद रखना है. उसके बाद एनिलीड्स में क्या आएगा आपका, नेफ्रीडिया. ओके, प्रोटीनेफ्रिडिया इन एनिलीड्स. देन वी हैव मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स एज वेल एज कॉकरोचेस. ओके, इंसेक्ट्स एंड कॉकरोचेस, IC, इंसेक्ट्स एंड कॉकरोचेस. ओके, इंसेक्ट्स एंड कॉकरोचेस. Then green glands or antennal glands and crustaceans like prawns. Okay, crustaceans and prawns. So I think I am done with this table. Okay, proteinephridia, CRP. What is CRP? Sorry, CPR. What is CPR? That is cephalochordates, platyhelminthes and rotifers. Then nephridia. Proteinephridia के बाद नेफ्रीडिया किस में है, एनिलीड्स और अर्थवॉर्म्स में है. उसके बाद वी हैव मालपीजियन ट्यूब्यूल किस में है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द कॉकरोचेस में क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द कॉकरोचेस में. देन ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टेशियंस एंड प्रॉन्स एंड किडनी इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट्स. ओके, नाउ वी आर डन विद दिस वाला ऑल्सो. ठीक है, एंड याद रखना है प्रोटीनेफ्रिडिया क्यों होता है, फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन. ओके, फॉर मेंटेनिंग द आयोनिक बैलेंस. प्रोटीनेफ्रिडिया इज फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मो रेगुलेशन. एक्चुअली एवरीवन इज फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक रेगुलेशन एंड आयोनिक बैलेंस. ओके, सो नाउ सी अ सर्वे ऑफ द एनिमल किंगडम. अभी इसमें थोड़ा सा एनिमल किंगडम में जितने भी किडनी के ऑर्गन्स यूज हुए हैं, किडनी के ऑर्गन्स नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जितने भी यूज हुए हैं वो इस टेबल के फॉर्म में मैंने आपको बता दिए थे और वही आप लोगों को इसमें पढ़. Okay, so here we have a survey of whole animal kingdom which will present a variety of the excretory structure. In most of the invertebrate, these structures are simple tubular form, whereas vertebrates have the complex tubular organ like kidneys. Okay, vertebrates में we have already learned we have kidneys. Some of these structures are mentioned here. We have proteinephridia or flame cells. इसमें क्या है, CPR. What is C? Cephalochordates like Amphioxus. P means Platyhelminthes. Okay, then rotifers, some annelids and some cephalochordates like Amphioxus. CPR याद रखना है. Proteinephridia are primarily concerned with the ionic and fluid volume regulation, that is osmo regulation के लिए काम आता है. ठीक है, now nephridia are the okay, so we have the cephalochordates like Amphioxus. Proteinephridia are the primarily concerned with the ionic and fluid volume regulation, that is osmo regulation. Then we have nephridia are the tubular excretory structure of the earthworm and the other annelids. We have already learned nephridia किस में रहता है, earthworm जैसे annelids में रहता है. Now nephridia help to remove the nitrogenous waste and maintain the fluid and ionic balance. Again, every organ is for the osmoregulation only. Then we have Malpighian tubule. In Malpighian tubule we have cockroaches and we have insects. Okay,
Then in Malpighian tubule also help in the removal of the nitrogenous waste and osmoregulation. Then antennal glands are the green gland, perform the excretory function in the crustaceans like prawns. We have already learnt it via a table. Okay. Okay. Now let us move ahead. देखो, it's been 10 minutes and we have already completed with the 3, मतलब इसमें से MCQ आने के चांसेस है जो हम लोगों ने ऑलमोस्ट इन टेबल फॉर्मेट ख़त्म कर दिया है. अब आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. हम जो भी हम पढ़ेंगे ना वो इधर लिखते जाएंगे हम, ठीक है. तो ह्यूमंस में किडनी है. व्हाट डज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. So this is what a human excretory system consists of. A pair of kidney. Human excretory system consists of a pair of kidney, one pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. Okay, now kidneys are reddish brown in color. They are situated between the last thoracic, मतलब T12 and L3. Okay, kidneys are situated between, देखो किडनीज कहाँ सिचुएटेड है? किडनीज आर सिचुएटेड बिटवीन T12 एंड L3, दैट इज लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रा. ओके, इट इज सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रा. ओके, थर्ड वर्टिब्रा इन डॉर्सल वॉल, डॉर्सली प्रेजेंट होती है ना, डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. आर वी क्लियर? Are we clear what is the situation of the kidney? Okay. Now each kidney of the adult human measure about 10 to 12 centimeter in length. Okay. 5 to 7 centimeter in width and 2 to 3 centimeter in thickness. So 10 to 12 centimeter in length. Okay. Length kidney की क्या है? Then breadth क्या है? 5 to 7 centimeter and thickness. Okay. Thickness क्या है? लेंथ हो गई, विड्थ हो गई और थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर. सो ईच एंड एवरी किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर in width and 2 to 3 centimeter in thickness. So can you appreciate? Okay, can you appreciate? And what is the weight of each kidney? 120 to 170 grams. 120 to 170 grams. So you can appreciate there are 2 kidneys. What is a human excretory system consist of? 1 pair of kidney, 1 pair of ureter, 1 urinary bladder and 1 urethra. Clear, no? अभी तक सब समझ रहा है. It is situated between the last thoracic, that is T12 and L3 vertebra. Okay, in the dorsal wall of the abdominal cavity. Okay, अभी देखो, towards the center of the kidney there is a hilum. Okay, towards the center of the kidney, can you appreciate this hilum? Okay, from where the renal blood vessels, okay, renal blood vessels enter, that is renal artery will enter, renal vein will come out and ureter will come out. Okay, hilum. Okay, towards center there is a notch, okay, known as hilum. On hilum enter क्या कर रही है? enter हो रही है renal artery will enter and exit किसका होगा? exit will be of renal vein. ureter are coming out, no? यूरेटर यूरिन को लेके ऐसे जा रहा है ना यूरिनरी ब्लैडर में. ओके, वेन अपना गंदा ब्लड, जो वेन अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऊपर लेके जा रही है ना आईवीसी में. ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. सो द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एन इनर कॉन्केव सरफेस इज द कॉन्केव सरफेस. ओके, देयर इज अ नॉच प्रेजेंट कॉल्ड एज हाइलम थ्रू विच द यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर. ओके, थ्रू विच द यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर. सॉरी, इधर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है. इसमें आपको एंट्रेंस में यूरेटर जो है ना वो एंटर कर रही है. ठीक है, ये लिखना है. एक मिनट मैं चेंज कर लूँ, मैंने थोड़ा सा फंबल हो गई थी इसलिए मेरा गलत हो गया है. प्लीज़ करेक्ट दिस. एंटर क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है आपका रीनल आर्टरी, यूरेटर एज वेल एज द नर्व्स. ओके, आर वी क्लियर नाउ? अभी बराबर है ना. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड एज द हाइलम थ्रू विच द यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर. ओके, नर्व एंटर, आपको यही याद रखना है. नर्व एंटर इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप. ओके, ये आपको याद रखना है. नहीं, मैंने बराबर ही लिखा था, आई थिंक बराबर ही लिखा था मैंने. आप लोग प्लीज़ अच्छे से याद रखो. एंटर कौन कर रहा है? एंटर आपका रीनल आर्टरी करती है. ओके, रीनल आर्टरी. और एग्जिट कौन करता है आपका? एग्जिट इज ऑलवेज डन बाय द यूरेटर एज वेल एज द रीनल वेन. ओके, रीनल वेन.
ओके, सो ये सब एंट्री एग्जिट इधर हाइलम पे होता है इन सब का, ठीक है। अब अगर मैं ये हाइलम को थोड़ा सा ब्रॉड करूँ तो दिस हाइलम will lead to a space called as the renal pelvis. Can you appreciate this renal pelvis? Can you appreciate this broad renal pelvis? ये हाइलम है, ये हाइलम है. It is leading to a broad renal pelvis. It is leading to a broad funnel shaped space called as the renal pelvis, and the renal pelvis will then lead to the calyces. Renal pelvis will then lead to the calyces. Can you appreciate this calyces? Okay, this is the major calyx, this is one major calyx, and this is second major calyx, and these are the minor calyces. So you appreciate, can you appreciate, can you appreciate, मैं एक और बार बताऊँ आपको, can you appreciate, अगर मैं एक और बार बताऊँ, देखो, can you see this funnel shape? This is your hilum, this is your hilum. Okay, hilum will lead to a broad shaped funnel shaped space, and this is called as the renal pelvis. Then renal pelvis is going to lead to a one major calyx, two major calyx, and major calyx may say there will be this 1 2 3 minor calyx, 1 2 3 minor calyx, 4 minor calyx. So there will be the minor calyx. Okay, so there will be the major calyx, there will be minor calyx. Now major calyx will lead into the minor calyx, the minor calyx will lead into the renal pyramid. Okay, renal pyramid. You understood this renal pyramid? There are 8 to 10 renal pyramid in one kidney. There are 8 to 10 renal pyramid in one kidney. So see here. Now the inner to the hilum, the broad funnel shaped space called as the renal pelvis. Okay, with projection called as calyces. There will be the major calyx, as we already learnt, and there will be the minor calyx. The minor calyx will lead to the renal pyramids. The outer layer of the kidney is tough capsule. Now see, now you can see there are two layer of kidney. Okay, there are two layer of kidney. There is a cortex and there is a inner medulla. Okay, this, suppose this is your kidney. Suppose this is your kidney. Okay, suppose this is your kidney, or suppose this is your kidney. Okay, this is your kidney. This is leading to a funnel shaped space. Okay, and now this is your kidney. So the kidney will be surrounded by, मेरा थोड़ा सा गंदा ड्राइंग है guys, I am so sorry. Suppose this is your kidney, चलो मान लो this is your kidney. Okay, this is your kidney. Now kidney will have outer surface that is called as the cortex and inner medulla. और इसी medulla में you can see there are your pyramids, there are your calyces, there are your pelvis, there is your ureter. इसी medulla में, और इस ये pyramids के जो बाहर टफ कैप्सूल है इसको हम बोलेंगे cortex. Are we clear? Okay. Now see, now what you can see here, that renal pelvis with a projection called as calyces. The outer layer of the kidney is a tough capsule. Inside the kidney there are two zones, an outer cortex zone and inner medulla zone. The medulla is divided into few conical masses. Okay, the medulla is again divided into few conical masses called as medullary pyramid. There are 8 to 10 medullary pyramid. Okay, projecting into the calyces. The cortex extends. Now see, you understood now what is happening? The kidney is divided into two major portion. एक तो बाहर वाला tough capsule that is called as cortex, and you have the inside medulla. Okay, medulla. In medulla all of these structures are present. There will be medulla, there will be the pyramid. There are 8 to 10 pyramid which will then go into the minor calyx, from minor calyx the major calyx, and from major calyx they will enter the renal pelvis, and from renal pelvis they will enter the ureter. All of this. Now can you appreciate there is some cortex ka space which is extending between the pyramids, some cortex which is extending between the pyramids in the medulla. Okay, some cortex, this is your cortex, it is going between the two pyramids. Okay, it is going between the two pyramids, and this is only what we call as the renal column of Bertini. See, the cortex which is going between the two pyramids is what we call as renal column of Bertini. This is called as renal column of Bertini. Very important MCQ. Renal column of Bertini. So you have to keep in mind this. Okay. Now the medulla is divided into few conical masses projecting into the, that is medullary pyramid, which are 8 to 10 in number. Okay, which will project into the minor calyx. The minor calyx will then project into the major calyx. The cortex extends in between the medullary pyramid as a renal column is called as column of Bertini. Okay, column of Bertini. Now here is the diagram given. What is coming out? Renal artery is entering out, and this is also entering. Sorry, this is also going out.
Ureter is also going out because it is taking urine outside. Renal artery is taking blood inside the kidney and renal vein is taking the blood outside. You can see there are pyramids, medullary pyramid, which are 8 to 10 in number. Okay, 8 to 10 in number. Then we can see these are the calyx. Can you appreciate this minor calyx? Calyx are again divided into the minor calyx and major calyx. So your medullary pyramid will give rise to minor calyx. Then all the minor calyx will come together and will give rise to a major calyx, and the major calyx will then go into a broad funnel shaped space called as the pelvis. The pelvis will then go into the ureter. Are we clear? Okay, are we clear with this? Okay. Now can we come on to the nephron? Can we come on to the structure called as nephron? Can we come? ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेफ्रॉन. पहले तो हम लोग नेफ्रॉन खुद से बनाते हैं. तो नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या है? नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन इज अ, ऊपर लिख लूँ थोड़ा सा, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज नथिंग बट इट्स अ नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. फंक्शनल यूनिट ऑफ what? Of kidney. Okay, there is how much million of nephron? There is always nearly 1 million of the nephron. Okay, each kidney, one kidney has 1 million nephron. Okay, one kidney has 1 million nephron. Now how does this nephron looks like? See, सबसे पहले तो nephron को कैसे बनाओगे? There is a cup shaped glomerulus. There is this PCT, okay, which will be leading to the, okay, there is a cup shaped glomerulus inside which there is one afferent arteriole. Which is then forming a tuft of capillaries and which is leaving, that is efferent arteriole. Okay, the afferent arteriole is slightly of larger lumen. Okay, and efferent arteriole is slightly of narrower lumen. Okay, so you understood there is a tuft of capillaries which is entering, okay, and which is coming out. Which is the one which is entering is called as the afferent arteriole, and the one which is coming out is called as efferent arteriole. Okay, then there is a this Bowman's capsule. Okay, Bowman's capsule. Now this tuft of capillaries is called as okay, is called as glomerulus. Are we clear? Now understand, MCQ is, what do you mean by renal corpuscle? Renal corpuscle is Bowman's capsule plus glomerulus. So what do you mean by Malpighian body or renal corpuscle? Renal corpuscle or Malpighian body? Okay, wait. Renal corpuscle और Malpighian body मतलब क्या हो गया? Renal corpuscle और Malpighian body, they are nothing but they are your Bowman's capsule, वो कटोरा, Bowman's capsule plus वो tuft of capillaries, glomerulus. Are we clear? This is an important MCQ. So you understood up till here what is the structure of nephron till here. Okay, then we will have a PCT. Okay, PCT क्या है? आपका normal. Okay, आपका normal. Okay, this is your PCT. What is this? This is your PCT. Okay, PCT is nothing but proximal convoluted tubule. Okay, PCT is proximal convoluted tubule. And what is present in PCT? PCT में क्या present है? PCT में क्या present होता है? PCT में brush bordered cuboidal epithelium. क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम किस में रहता है? आपके पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. आर वी क्लियर टिल हियर?
आप लोगों को पीसीटी तक समझ गया तो मैं वापस एक बार यहाँ पे बताती हूँ, उधर जगह थोड़ी खत्म हो गई है. देखो सपोज दिस इज योर Bowman's capsule. This is your Bowman's capsule. This is your Bowman's capsule. Okay, I'm sorry. This is your Bowman's capsule. Now Bowman's capsule will lead to PCT. Okay, this PCT is going to lead to your loop of Henle, thick part of loop of Henle. Then it is going to lead to again thin part of loop of Henle. Okay, again thin part of loop of Henle. Again there will be this thick part of loop of Henle. Okay, thick part of loop of Henle. Then this will lead to the DCT, and this will again lead to the straight tubule called as collecting duct. Now what is happening here, see, and here you will have a tuft. This is your afferent arteriole, a tuft of capillaries and efferent arteriole. Okay, you understood this nephron. इसमें there is this, अभी देखो पीसीटी तक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. पीसीटी के आगे व्हाट वी हैव इज लूप ऑफ हेनले. और एनसीईआरटी इस लूप ऑफ हेनले को कौन सा शेप बोलती है? हेयरपिन शेप लूप ऑफ हेनले. अब लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब होते हैं, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब. Okay, and this is the ascending limb of loop of Henle. This is the ascending limb and this is the descending limb. Okay, अब descending limb में भी there are two limbs. There is a thick limb and there is a thin limb. Okay, thin limb is made up of the squamous epithelium and thick limb is made up of the cuboidal epithelium. आर वी क्लियर? लूप ऑफ हेनले का थिक लिम्ब, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट का थिन लिम्ब, उसके बाद असेंडिंग पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है. तो असेंडिंग पार्ट का भी क्या है? दो लिम्ब है, एक तो थिन लिम्ब है ओके जिसमें स्क्वामस एपिथेलियम होगा, और एक थिक लिम्ब है जिसमें क्या होगा आपका अगेन सेम क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सो आई थिंक आई एम क्लियर. Then we have again a portion that is called as DCT, that is distal convoluted tubule. इन सब के functions हम पढ़ने वाले हैं, डरना मत. And this is your collecting duct, straight tubule, straight collecting duct. Collecting duct, there is nothing but the straight. Now this collecting duct, okay, now you understood up till here. collecting duct तक समझा. Now अभी देखना, collecting duct जो है, collecting duct is going to open into the medullary pyramids. This medullary pyramid is going to open into the calyces. This will open into the pelvis, and from ureter the urine will flow. From ureter, urinary bladder, and from urinary bladder your urine will go into the urethra. Clear? यूरेथ्रा. आई थिंक हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ डिकोड कर रहे हैं. तो अभी एक बार मैं ये पढ़ लूँ. Each kidney has nearly 1 million tubular structure called as the nephron, which are the functional unit of the kidney. Each nephron has two parts, the glomerulus and the renal tubule. Okay, glomerulus and the renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branch of the artery. Okay, a renal artery. Blood from the glomerulus is carried by a efferent arteriole. So glomerulus is formed by the afferent arteriole and efferent arteriole. And the second part is your Bowman's capsule and every tubule. So there are two parts of kidney. The one is the glomerulus and the second is your renal tubule. Okay, ये जो पूरा येलो वाला पार्ट है ये आपका क्या हो गया? आपका पूरा येलो वाला पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल और जो रेड वाला पार्ट है इज योर ग्लोमेरुलस. अंडरस्टूड? ग्लोमेरुलस एंड Bowman's capsule, okay, together form the Malpighian body or the renal corpuscle. Okay, the tubule, okay, tubular part कौन सा है? Bowman's capsule, PCT, DCT. Now see, NCERT एक और पॉइंट बताती है, किडनी का जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू, सी किडनी, इट सेज दैट कि योर नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल. What is renal tubule? Renal tubule is nothing but the Bowman's capsule, everything in yellow. Okay, capsule plus PCT plus DCT plus collecting duct, everything is your renal tubule. So you understood this?
ओके, तो अब तक हम लोगों ने खत्म कर दिया. नाउ हेयर पिन शेप्ड हेनलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब. द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज एन अनदर हाईली कॉइल्ड, इसमें इन्होंने कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट of which converge into the renal pelvis through medullary pyramids in the calyces. Are we done? Are we done till here? We have also studied what is the thick part of the loop of Henle. This is the thick part of the loop of Henle, and this is the thin part of the loop of Henle. Again, this is the thin part of loop of Henle. This is the thick part of the loop of Henle. So you have to keep in mind that, okay. And what is the epithelium? That also I have studied. अगर thin part of loop of Henle है तो we have squamous epithelium. अगर thick part of loop of Henle तो we have cuboidal epithelium. In PCT, which epithelium we have? We have brush bordered cuboidal epithelium. Okay, brush bordered cuboidal epithelium. Clear with that, I think everything is clear with that. Okay, now it is very important to again get into details of it. Okay, again get into detail of it. Now you have to keep in mind that आपके पास क्या है? आपके पास suppose you have this as your. Okay, so now here we have to learn about the next thing, that is the two types of nephron. There are two types of nephron. The one we have is the cortical nephron and the second we have is the juxtamedullary nephron. Now what do you mean by the cortical nephron? What do you mean by the juxtamedullary nephron? देखो, अगर nephron आपके cortex में है तो it is simply known as cortical nephron. It is simply called as your cortical nephron. अगर इसको हम simply में क्या बोलेंगे? cortical nephron. Okay, whose PCT, DCT, loop of Henle, Bowman's capsule, everything is in the cortex. Okay, but this where PCT, Bowman capsule, DCT, collecting duct, everything is in cortex. All are in cortex. But loop of Henle is in medulla. Okay, then such type of nephron are called as juxtamedullary nephron. So you understood two types of nephron. What are the two types of nephron? What are the two types of nephron? Two types of nephron we have is the cortical nephron and juxtamedullary nephron. Okay, so there are two types of nephron. We have is the cortical nephron and we have is the juxtamedullary nephron. Are we clear till this? Okay, now trust me, you have to keep in mind that the cortical nephron जो है they will constitute 85% of all the nephrons. 85% of all the nephrons are your cortical nephrons. इसमें सब कुछ collecting duct भी, everything is in the cortex. And in this juxtamedullary nephron, only loop of Henle will dips down into the medulla and these constitute only 15% of your nephron. Okay, this constitute only 15% of your nephron. अब आप लोगों ने एक बात तो पूछा नहीं मुझे, आप लोग एक बात तो पूछना भूल गए कि आपका जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल, इट इज़ अगेन गोइंग एंड फॉर्मिंग अ नेटवर्क. ओके, नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड एज, दिस नेटवर्क इज व्हाट वी कॉल्ड एज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क. ओके, अराउंड द होल नेफ्रॉन, around the every tubule, this afferent arteriole is going and forming network around the whole nephron of the blood vessel. But this is what we call as peritubular capillary network. But दिस पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क का वो आर्टरी जो आपका लूप ऑफ हैंडले के साथ पैरेलल रन कर रहा है उसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा. क्लियर? ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये रिविजन लेक्चर है. सो द माल्पीजियन कॉर्पोसल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी वेर एज द लूप ऑफ हैंडले डिप्स डाउन इनटू द मेड्यूला. In majority of the nephron, the loop of the Henle is too short and extends only very little onto the medulla. Such nephrons are called as the cortical nephron. In some of the nephron, the loop of the Henle is very long and run deep into the medulla. These are called as the juxtamedullary nephron. The afferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule. सारे renal tubule के around fine network बनाता है, that is called as peritubular capillary. And a minute vessel of this only which will run parallel to the loop of the Henle, forming U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in the cortical nephron. क्योंकि उसमें U-shaped, देखो cortical nephron में vasa recta क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कितना छोटा सा loop of Henle है, क्या vasa recta रहेगी? इसीलिए cortical nephron में vasa recta नहीं रहती. Let us make a difference. Can we make a difference? We have cortical nephrons. Okay, we have cortical nephron
and we have juxtamedullary, okay, lary. So in cortical nephron 85%, either juxtamedullary is only 15%, okay. Loop of Henle in medulla, and here everything in cortex, clear है, everything in cortex. Now here vasa recta is absent, vasa recta present. कोई पूछेगा तो बता सकते हो. Yes, we can say that, madam. Are we clear till here?